गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। डेली करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज है 10 जनवरी और इस वीडियो के अंदर 10 जनवरी की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं और वीडियो के एंड में 5 करंट अफेयर्स के क्विज डिस्कस करने वाले हैं। 5 करंट अफेयर्स के क्विज हैं, अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं रोजाना की तरह। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि वर्ष 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। अभी फिलहाल भारत एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 2030 तक हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। किनके द्वारा? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट के द्वारा एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिसमें ये बोला गया है कि भारत 2030 तक जापान को पीछे छोड़ के एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी फिलहाल चाइना फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे जापान और थर्ड नंबर पे भारत आता है। और जापान को पछाड़ के ये किसने बोला है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट ने। रिपोर्ट वगैरह मायने नहीं रखती। और अभी फिलहाल भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये फैक्ट आप याद रख सकते हो कि भारत वर्तमान के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? अमेरिका। सेकंड नंबर पे चाइना बहुत ज़्यादा क्लोज है। थर्ड नंबर पे जापान और जर्मनी और यूके। इन 5 देशों के बाद में भारत छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये चीज़ आप याद रखना। और मूल्यों के संदर्भ में देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? अभी 2021 के अंदर 2.7 ट्रिलियन डॉलर की, अमेरिकी डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो 2030 तक बढ़ के कितना, यानी लगभग कितना हो जाएगा? 10 सालों के अंदर अंदर ही लगभग 2 गुना, यानी 8.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। ऐसा इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट की रिपोर्ट के अंदर बोला गया है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रख सकते हो आंकड़े के तौर पे। पिछले वित्त वर्ष के अंदर इस सर्विसेज ने ये बोला है इस रिपोर्ट के अंदर कि पिछले वित्त वर्ष के अंदर 7.3% की गिरावट आई थी। कोविड की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर 7.3% की गिरावट आई थी, लेकिन 2021-22 के अंदर भारत की विकास दर 8.2% रहने का अनुमान है, जो विश्व के स्तर पे सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगी 2021-22 के लिए। इसी के साथ हाल ही के अंदर एनएसओ, जो राष्ट्रीय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा अपने पहले अग्रिम अनुमानों के अंदर ये बोला गया था कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद, जो पिछले वर्ष 7.3% संकुचन के वजह कॉन्ट्रैक्शन, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का संकुचन हुआ था, और अभी चालू वर्ष के अंदर 9.2%। ये आप फैक्ट याद रख लीजिए कि एनएसओ ने ये प्रेडिक्ट किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 9.2% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ में भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली। अभी आपको एनएसओ के बारे में बताता हूँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ये है क्या? ये सरकार के द्वारा 2019 के अंदर 2 मंत्रालयों को मिला के, कौन कौन से? एक तो एनएसएसओ, जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय था, और एक सीएसओ, जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एनएसएसओ और सीएसओ को मिला के एक व्यापक निकाय के तौर पे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना की गई। यानी 2 संगठन थे, पहले से काम कर रहे थे। किस मंत्रालय के अंतर्गत? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत 2 संगठन थे। उन दोनों संगठनों को मिला के एनएसओ की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य काम क्या है? इस आयोग की जो स्थापना के लिए रंगराजन कमेटी आयोग है दोस्तों, ये आयोग याद रखिए, रंगराजन आयोग। ये सांख्यिकी मानकों को लागू करने के लिए, बनाए रखने के लिए एनएसओ की स्थापना की सिफारिश रंगराजन आयोग के द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। अगली देखिए दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में एक नया समझौता हुआ है। पुल को निर्माण को लेके भारत और नेपाल के बीच में क्या हुआ है? एक समझौता हुआ है, जिसमें हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा महाकाली नदी, इस नदी के बारे में भी जानेंगे। महाकाली नदी पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाला एक नए पुल के निर्माण के लिए उत्तराखंड के धारूचुला और नेपाल का धारूचुला, यानी दोनों देशों के अंदर धारूचुला नामक स्थान पड़ते हैं, और उन दोनों को जोड़ने के लिए महाकाली नदी पर एक पुल का निर्माण को लेके केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमति दी गई है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना। महाकाली नदी के बारे में बता देता हूँ। हाल ही के अंदर
भारत सरकार के द्वारा दो देशों के साथ में और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया था नेपाल के अलावा। एक तो तुर्कमेनिस्तान के साथ में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट पे समझौता किया गया था। तो ये फैक्ट याद रखिए। हाल ही के अंदर किस देश के साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर सहयोग के लिए समझौता हुआ है? तो तुर्कमेनिस्तान। सेकंड, स्पेन के साथ में जो कस्टम होता है ना, कस्टम ड्यूटीज, सीमा शुल्क समझौतों पे सहयोग करने के लिए स्पेन और भारत दोनों के बीच में एक समझौता हुआ है। तो ये तीनों MOU याद रखना, नेपाल के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ और स्पेन के साथ में। अभी आपको महाकाली रिवर के बारे में बताता हूँ। महाकाली नदी मुख्य रूप से नेपाल की महत्वपूर्ण नदी है और इसको उत्तराखंड के अंदर काली गंगा या शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। भारत के जो उत्तराखंड है वहाँ पे महाकाली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। काली गंगा के ये उपनाम है, ये याद रखिए। ये उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी के अंदर मिल जाती है। इसका मतलब महाकाली नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, घाघरा की सहायक नदी है। और घाघरा खुद क्या है कि गंगा की सहायक नदी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर महाकाली रिवर घाघरा नदी के अंदर मिल जाती है, ये चीज़ भी आप याद रखना। इसके अलावा इस नदी पे कुछ बहुउद्देश्य परियोजना वगैरह कार्य कर रही है। एक तो क्या है कि टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। इसके अलावा चमेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और शारदा बैराज, ये प्रोजेक्ट वगैरह है। शारदा, टनकपुर हो गया और चमेली, ये तीनों के तीनों महाकाली नदी पे प्रोजेक्ट के तौर पे अभी चल रहे हैं। इसके अलावा नेपाल के साथ में हाल ही में भारत के रक्सौल से काठमांडू को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने हेतु दोनों सरकार के बीच में भी समझौता हुआ है। कहाँ से लेके? रक्सौल से, बिहार के रक्सौल से लेके नेपाल के राजधानी काठमांडू तक इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक के लिए, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना। भारत और नेपाल दोनों के बीच में एक सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना और नेपाल की सेना के बीच में सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखना। लेकिन भारत और नेपाल के बीच कुछ जो संबंध वगैरह हैं पिछले 2017-18 से ही क्या कि खराब चल रहे हैं। 2019 के अंदर नेपाल ने अपना एक राजनीतिक नक्शा जारी किया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था और कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि नेपाल ने अपने राजनीतिक नक्शे में उत्तराखंड के काला पानी, लिम्पियादुरा और लिपुलेख नामक स्थान को नेपाल के हिस्से के अंदर प्रस्तुत किया गया था। ये अभी भारत के अंतर्गत है। तो नेपाल के द्वारा इन पे क्लेम किया गया था कि ये लिपुलेख हो गया, काला पानी हो गया और जो लिम्पियादुरा है, ये तीनों लोकेशन याद रखना कि किन देशों के बीच में विवादित है। तो भारत और नेपाल के बीच में, तो नेपाल के द्वारा इस पे अपना हक जताया गया था। इसके अलावा बिहार का जो पश्चिम चंपारण जिला है उसमें सुस्ता नामक स्थान है, उसको भी अपने राजनीतिक नक्शे के अंदर नेपाल के द्वारा दिखाया गया है कि सुस्ता क्षेत्र भी क्या है कि नेपाल का है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। अगला दोस्तों प्रसाद योजना के बारे में बात करते हैं। प्रसाद योजना क्यों न्यूज के अंदर है? क्योंकि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसी योजना के अंतर्गत गोवर्धन विकास मथुरा परियोजना के विभिन्न घटकों का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? मथुरा के अंदर। योजना वगैरह कहाँ उद्घाटन वगैरह किया ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप प्रसाद योजना के बारे में जानिए। प्रसाद योजना पर्यटन मंत्रालय की है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2014-15 के अंदर। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा प्रसाद योजना 2014-15 के अंदर चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से, यानी जो इस योजना के अंतर्गत कुछ तीर्थ स्थल वगैरह हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है, उसका समग्र तरीके से विकास किया जाता है, उसका कायाकल्प करने के लिए और आध्यात्मिक रूप से संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरुआत किया गया था। ये फुल फॉर्म है इसकी, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन। इसके अलावा पर्यटन मंत्रालय की एक स्कीम आप याद रख सकते हो, स्वदेश दर्शन योजना। प्रसाद योजना इतना याद रखिए कि ये तीर्थ स्थलों का समग्र तरीके से विकास किया जाता है, ठीक है। और स्वदेश दर्शन योजना है, ये भी पर्यटन मंत्रालय की स्कीम है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्वदेश दर्शन योजना। इसकी शुरुआत भी सरकार के द्वारा 2014-15 के अंदर की गई थी, लेकिन इसका काम क्या है? थीम आधारित पर्यटक सर्किट वगैरह है उसका इंटीग्रेटेड विकास करना। जैसे बौद्ध सर्किट है, भारत के अंदर जितने भी प्रमुख बौद्ध स्थल हैं उनको इंटीग्रेट किया जाए। रामायण स्थल है, जो भगवान श्री राम के जो स्थल वगैरह हैं उनको इंटीग्रेट करना।
सिख कम्युनिटी से संबंधित विभिन्न धर्मों के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल वगैरह हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनको थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, उनका एकीकृत विकास करने के लिए स्वदेश दर्शन स्कीम स्टार्ट की गई थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय जल पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। हाल ही के अंदर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के अंदर उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। यानी 2020 का जो राष्ट्रीय जल संरक्षण जल पुरस्कार है वो किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। सेकंड नंबर पर सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के अंदर राजस्थान है, अपना प्यारा राजस्थान। थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। तो ये 3 कैटेगरी ऑर्डर याद रखिए कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार सबसे ज़्यादा संरक्षण के जो प्रयासों के आधार पे उत्तर प्रदेश को मिला, सेकंड नंबर पर राजस्थान और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। ये 2018 के अंदर जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था और ये तीसरा पुरस्कार है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार कौन सा है? तीसरा पुरस्कार अभी 2018 के अंदर इसको शुरू किया गया था और इसका मुख्य काम ये है कि जल संसाधन का संरक्षण करना और प्रबंधन के क्षेत्र में कोई यदि स्टेट हो गया या कोई संगठन हो गया या कोई व्यक्ति हो गया जो सराहनीय कार्य कर रहा है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार है वो दिया जाता है। ये चीज़ भी याद रख। कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। एक तो भारत के अंदर टोटल पॉपुलेशन विश्व की कितनी है? लगभग 16% के आसपास विश्व की जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। लेकिन दुनिया का जो पीने योग्य पानी है वो भारत के अंदर केवल 4% मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि भारत के अंदर क्या है कि जल की जो समस्या है वो कितनी, 4% पानी का संसाधन है लेकिन पॉपुलेशन कितनी है? 16%। इसके अलावा भारत में वर्तमान में जो पानी की आवश्यकता है प्रतिवर्ष पानी की आवश्यकता है वो 1100 बिलियन क्यूबिक मीटर है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। कुछ जल संरक्षण को लेके सरकार जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कुछ योजनाएं कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तो जल क्रांति अभियान, ये याद रखिए। कैच द रन नेशनल वाटर मिशन। नीति आयोग के द्वारा एक समग्र जल प्रबंधन सूचकांक भी जारी किया जाता है। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा। जल जीवन मिशन है जिसके अंदर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग चल रहा है, जिसका टारगेट ये है कि 2024 तक प्रत्येक घर को टैप वाटर यानी नल के माध्यम से जल प्रोवाइड करवाई जाए। ये जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। 2024 तक ये टारगेट रखा गया है। अटल भूजल योजना, ये भी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण के लिए कुछ अभियान और योजनाएं, ये याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, माया सभ्यता के बारे में बात करते हैं। नाम से लग रहा है कि इंडिया के अंदर होगा, लेकिन माया सभ्यता कहाँ पे थी? यूएसए के अंदर। यूएसए का जो युकाटन प्रायद्वीप है, युकाटन प्रायद्वीप के अंदर कौन सा आता है? मैक्सिको के अंदर पड़ता है। आप ये देख सकते हो मैक्सिको का खाड़ी है, यहाँ पे आसपास के कैरेबियन आइलैंड वगैरह है। ये चीज़ भी आप याद रखना। मैक्सिको की खाड़ी के पास में और इधर ये पैसिफिक ओशियन वगैरह हो गया। तो ये जो पूरा है मायान हाईलैंड और मायान लोलैंड, यहाँ पे क्या है कि मायान सबसे, ये युकाटन प्रायद्वीप है पूरा मैक्सिको के जो निचला हिस्सा है उसको युकाटन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे माया सभ्यता निवास करती थी। लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास की बात है। ये क्यों न्यूज़ के अंदर है अभी आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था माया सभ्यता को लेके कि माया सभ्यता की लगभग 500 सूखा प्रतिरोधी खाद्य पौधों तक पहुंच थी। तो ये एक अध्ययन वगैरह प्रकाशित किया गया था। माया सभ्यता किसकी है? यूएसए की, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है, जहाँ पे युकाटन प्रायद्वीप है, वहाँ पे इनकी उत्पत्ति हुई थी। और ये जो सभ्यता है एडवांस सभ्यता थी एक तरह से, क्योंकि अपनी विशाल वास्तुकला, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उन्नत समझ की वजह से माया सभ्यता को जाना जाता था। और ये लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास माया सभ्यता वो गाँवों के अंदर बस गई थी। कुछ इनके द्वारा मक्का की खेती, आज भी देखो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा मक्का वगैरह है वो यूएसए के अंदर। सेम हो गया, सिक्वेंस हो गया, इनकी खेती के आधार पर कृषि वगैरह विकसित की गई थी। कसावा वगैरह हो गया। तो ये भी क्या है कि स्वीट मेनुक, ये वेस्ट इंडीज़ वगैरह उधर क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है कसावा वगैरह। अब कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं वगैरह देख लीजिए दोस्तों, जो एक क्षेत्र वगैरह अपने को कोई मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें काम आएगी। एक तो इकान सभ्यता है, वो कहाँ पे थी? पेरू, चिली, इक्वाडोर, ये दक्षिण अमेरिका के अंदर है। दक्षिण अमेरिका के अंदर है इकान सभ्यता पाई जाती थी। इज़टेक सभ्यता मेक्सिको के अंदर। रोमन सभ्यता कहाँ पे थी? रोम के अंदर, यूरोप का देश है जहाँ पे, रोम के अंदर। फारसी जो सभ्यता है
वो कहाँ पे है? ईरान के अंदर। प्राचीन यूनानी सभ्यता कहाँ थी? ग्रीस के अंदर। आप वर्ल्ड स्ट्रीम पढ़ते होंगे। चीनी सभ्यता कहाँ पे है? चीन के अंदर। प्राचीन मिस्र सभ्यता मिस्र हो गया, और सिंधु घाटी सभ्यता भारत पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम भारत के अंदर ये सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। और ये याद रखिए, मेसोपोटामिया सभ्यता इराक, सीरिया और तुर्की। पारसी सभ्यता केवल फारस के अंदर, जो ईरान के अंदर है, लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता इराक की दजला फरात नदियों के आसपास इस सभ्यता का विकास हुआ था। और सीरिया और तुर्की ये क्षेत्र मेसोपोटामिया सभ्यता के, तो ये याद रखना। अगला दोस्तों पर्यावरणीय डीएनए के बारे में बात करते हैं। ईडीएनए, इन्वायरमेंटल डीएनए के बारे में बात करते हैं। इसको लेके एक स्टडी वगैरह प्रकाशित हुई थी कि कैसे पर्यावरणीय डीएनए का प्रयोग करके जीव जंतुओं का संरक्षण किया जा सकता है, उनको प्रोटेक्शन वगैरह किया जा सकता है। तो ये होता क्या है? पर्यावरणीय डीएनए होता क्या है दोस्तों? पर्यावरणीय डीएनए परमाणु या माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए है, जो एक जीव के द्वारा पर्यावरण के अंदर छोड़ा जाता है। एक जीव होता है, उसके द्वारा, जो पर्यावरण के अंदर निवास करता है, उसके द्वारा ये डीएनए वगैरह छोड़ा जाता है। और जैसे कौन कौन से स्रोत वगैरह, जैसे गुप्त मल्ल हो गया, श्लेष्मा हो गया, युग्मक हो गया, जैसे त्वचा के बाल हो गए, शव वगैरह हो गए, ये इनके आधार पे क्या है कि आप पर्यावरणीय डीएनए का पता लगा सकते हो। ई डीएनए का पता कोशिका और बाह्य कोशिका, जो घुलित डीएनए है, उसके रूप में लगाया जा सकता है। ये चीज़ भी याद रखना। जलीय वातावरण के अंदर ई डीएनए पतला और धाराओं अन्य हाइड्रोजन प्रक्रियाओं के द्वारा वितरित किया जाता है। बस आप इतना याद रखिए कि जब जीव जंतु पर्यावरण के अंदर निवास करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उनके द्वारा, जैसे मल हो गया, त्वचा के बाल हो गए, शव वगैरह हो गया, या कोई और कुछ इस तरह का हवा के अंदर पर्यावरण के द्वारा पर्यावरण में छोड़ा जाता है। और ये पर्यावरणीय परिस्थितियों में केवल जो डीएनए है वो 7 से 21 दिनों तक रह सकता है। ये चीज़ भी आप याद रखना, ठीक है। एक प्रोजेक्ट वगैरह याद रख सकते हो तो देख लो, ग्लोबल ई डीएनए प्रोजेक्ट, ग्लोबल ई इन्वायरमेंटल डीएनए प्रोजेक्ट है, वो अक्टूबर 2021 में यूनेस्को के द्वारा चलाया गया था। यहाँ पे कंफ्यूज करता है, क्योंकि इस तरह के प्रोजेक्ट वगैरह है, डीएनए प्रोजेक्ट है, वो यूनेस्को क्यों चलाएगा? वो तो शिक्षा और एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहा है। तो ग्लोबल ई डीएनए प्रोजेक्ट है, वो यूनेस्को के द्वारा समुद्री विश्व धरोहर स्थलों पर जलवायु परिवर्तन के लिए प्रजातियों की जो भेद्यता है उसका अध्ययन करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इस डीएनए के माध्यम से ये जलवायु परिवर्तन के प्रति कितना संवेदनशील है उनके बारे में बात की गई थी। अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये क्यों न्यूज के अंदर है, आपको मैप के बारे में भी बताऊंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, हाल ही में भारत का जो विदेश मंत्री है और इंडोनेशिया के जो विदेश मंत्री हैं, उन दोनों ने मिलकर आचे, जो इंडोनेशिया का स्थान है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में कनेक्टिविटी को लेके क्या है कि चर्चा वगैरह की गई थी कि कैसे इंडोनेशिया के आचे क्षेत्र को और अंडमान निकोबार द्वीप समूह उनके बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाई जा सके। ये विदेशी स्तर पर, विदेश मंत्री स्तर पे ये बातचीत हुई थी। तो ये चीज़ याद रखना। अब आपको ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो लोकेशंस वगैरह हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऊपर देख सकते हो आप नारकोंडम आइलैंड, ये भारत की एकमात्र सुप्त या शांत ज्वालामुखी है, नारकोंडम द्वीप, ठीक है। ये चीज अगला, इस ऊपर क्या है कि नॉर्थ अंडमान है, ये बैरन आइलैंड है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बैरन द्वीप, बैरन द्वीप के अंदर स्थित है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो। उत्तरी अंडमान ऊपर पड़ता है, जहाँ पे क्या है कि पहाड़ी वाला क्षेत्र है, पूरा पथरीला क्षेत्र है। तो इसलिए वहाँ पे क्या है कि एक चोटी है जो उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? सैंडल पीक। सैंडल पीक अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पे है? उत्तरी अंडमान के अंदर। ये चीज़ याद रखना। इस उत्तरी अंडमान के बाद में साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और दक्षिण अंडमान, ये इनका क्रम वगैरह है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। दक्षिण अंडमान के अंदर ये पोर्ट ब्लेयर है, जहाँ पे इस द्वीप की राजधानी है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिए दोस्तों। ये दक्कन पैसेज है, जो लिटिल अंडमान और दक्षिण जो अंडमान है उन दोनों को जोड़ने का काम करता है, दक्कन पैसेज। ये 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसको जोड़ रहा है? अंडमान द्वीप को और निकोबार द्वीपों को, दोनों को जोड़ता है। किसको? लिटिल अंडमान और कार निकोबार आइलैंड है, उन दोनों को जोड़ने का काम 10 डिग्री चैनल के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे कमरोटा आइलैंड है, ये चीज़ याद रख सकते हो। इसके अलावा
इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, 6.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास है, तो ये चीज़ याद रख सकते हो। ठीक है, कुछ और फैक्ट वगैरह आपको बता देता हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, ये बंगाल के खाड़ी के अंदर स्थित, इसलिए इसको बे आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इस द्वीप के अंदर लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप वगैरह हैं, उनसे मिलके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बना हुआ है। ये चीज़ याद रखें। सबसे बड़ा जो पतन है यानी पोर्ट वगैरह है वो पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान के अंदर स्थित है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। लैंडफॉल द्वीप का याद रखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप। ठीक है, 10 डिग्री चैनल है, वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है, ये चीज़ याद रखिए। इसके अलावा ये फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर 5 पीवीटीजी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, जो जनजातियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा क्या है कि वनरेबल रहती है, उनके लिए भारत सरकार के द्वारा एक नई कैटेगरी पीवीटीजी, जिसके अंदर भारत के अंदर लगभग 75 जनजातियां हैं, वो इस कैटेगरी के अंतर्गत शामिल है। और सबसे ज़्यादा, ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी आया है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर सबसे ज़्यादा पीवीटीजी ग्रुप है, वो निवास करता है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर 5 जनजातियाँ कौन कौन सी? ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंग्स, सोम्पेन और नॉर्थ सेंटलीज, ये 5 जनजातियाँ पीवीटीजी ग्रुप के अंतर्गत आती है, ये चीज़ याद रखिए। और ग्रेट निकोबारी एक जनजाति निवास करती है, जो एक अनुसूचित जनजाति है, पीवीटीजी के अंतर्गत नहीं आती, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट दोस्तों, 5 करंट अफेयर्स के क्विज अब जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य को जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के अंदर तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है पहली बार? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे राजस्थान है और थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अगला दोस्तों, प्रशांत महासागर के अंदर 6 देशों के बीच में बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास है, जिसका नाम क्या है? सी ड्रैगन। सी ड्रैगन नाम है, सी ड्रैगन 22। ये हाल ही के अंदर प्रशांत महासागर में आयोजित किया जा रहा है। और इसमें कौन कौन सा देश, अपने को 4 देश दे रखे, इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा चाइना। चाइना इस सी ड्रैगन अभ्यास के अंदर, वैसे ड्रैगन चाइना को कहते हैं, लेकिन सी ड्रैगन 2020 अभ्यास है वो यूएसए के नेतृत्व के अंदर एक बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास है, जिसके अंदर 6 देश कौन कौन से? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, ये याद रखना, दक्षिण कोरिया भी कहेगी शामिल है, और यूएसए खुद। तो 6 देशों के नेतृत्व के अंदर ये एक बहुपक्षीय अभ्यास है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बुक रिलेटेड जो क्वेश्चन वगैरह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? ममता बियॉन्ड 2021। ममता बियॉन्ड 2021 है ये बुक, ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर आधारित है। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक के नाम पूछा आपको, तो इसका आंसर होगा जयंत घोषाली। जो जयंत घोषाली के द्वारा ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक है वो लिखी गई है। अगला देखिए, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस आयोग ने पावर एंड एनर्जी श्रेणी के अंदर स्कोच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित हुआ है? तो ये चीज़ अपने को याद रखना है। स्कोच जो सिल्वर अवार्ड है वो किस क्षेत्र, एक स्कोच जो सिल्वर अवार्ड है वो गवर्नेंस क्षेत्र में दिया जाता है। उसकी विभिन्न कैटेगरीज है, जिसमें पावर एंड एनर्जी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा काम है वो किस बोर्ड के द्वारा किया गया था? दिल्ली विद्युत नियामक आयोग है, उसको स्कोच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया था, ये याद रखना। ये प्रमुख न्यूज वगैरह थी। एक और आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों, एक टोकोमाक अभी न्यूज के अंदर चल रहा है, कल की न्यूज के अंदर था टोकोमक। ये चाइना का आर्टिफिशियल सूर्य है, एक तरह से कृत्रिम सूर्य है, चाइना के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है टोकोमक। इस प्रोजेक्ट को एस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप न्यूज़ वगैरह याद रखिए। इसके अलावा एक कमेटीज वगैरह गठित की गई थी, कौन सी? सुधीर कुमार सक्सेना। सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता के अंदर जो प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान वो
जो सिक्योरिटी ग्लिचेज हुआ था, सुरक्षा के अंदर चूक हुई थी, उस पे गृह मंत्रालय के द्वारा जांच करने के लिए सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी गठित की गई थी। तो ये 2 फैक्ट है, यहाँ पे याद रखना। इसी के साथ आप सभी का लगातार जुड़े रहने के लिए सभी का धन्यवाद दोस्तों, और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो वगैरह आप लाइक कर दिया करो, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनको शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।